अध्याय 47 स्वर्गीय ज्वाला का अंकुर। इस गुप्त अंतरिक्ष मार्ग में पहले प्रवेश करने वाले अन्य लोगों ने क्या महसूस किया, यह ज़ियाओ मिंग को नहीं पता था। वैसे भी जब वह अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो उसे पहली अनुभूति यह होती है कि यह बदबूदार है। ये सीवा में सड़ते चूहों की तरह की बदबू नहीं थी, नहीं यह उस समय की लाशों के तालाब की तरह की गंध थी जब उसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर उठाया था, बल्कि खून की गंध थी जो इतनी तेज थी कि यह गाढ़े खून की गंध थी। इस गंध को शब्दों में बयां करना मुश्किल था, और यह पहली बार था जब ज़ियाओ मिंग ने अपने जीवन में इसे सूंघा था। ज़ियाओ मिंग की दूसरी अनुभूति गर्मी थी। ये गर्मी खून की बदबू जितनी भयानक नहीं थी, यह अभी भी ज़ियाओ मिंग की सहनशीलता की सीमा के भीतर थी। इससे ज़ियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। ब्लाड, ये जगह क्या बकवास है, ये बदबूदार है। ब्लाड, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा और बदबूदार है, मैं देख नहीं सकता। अरे तुम कहाँ हो? आह, यह क्या चीज़ है? रास्ते से हट जाओ। ये जगह वाकई बहुत अंधेरी थी, कोई उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थी। ज़ियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसने अपने सामने जो देखा उससे उसे पसीने आ गए। दूर से एक हल्की चमकती हुई आकृति तेज गति से आ रही थी, साथ में ध्वनि की गति को तोड़कर तेज आवाज आ रही थी। और जैसे जैसे वह पास आ रही थी, ज़ियाओ मिंग को अपने आसपास का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। भागो, ये वही खून की परछाई है जो बाहर लाल मानव जैसा है। अंधेरे में किसी ने घबराहट में चिल्लाया। दुर्भाग्य से कुछ सेकंड बाद, कुछ दबी हुई आवाजों के बाद, ज़ियाओ मिंग को अब किसी और की सांस महसूस नहीं हो रही थी। ज़ियाओ मिंग समझ गया कि वे कुछ लोग पहले से ही ठंडे थे। उस पल उसके सामने खड़ी मानव परछाई अपराधी थी, सिर झुकाए और गर्मी छोड़ रही थी। क्या ये कोई और रक्त छाया थी? ज़ियाओ मिंग ने अपने सामने खड़े रक्त छाया को देखा, जो उसे खाली निगाहों से देख रहा था, और मन ही मन बोला, सू मेई और अन्य लोगों से लड़ने वाला रक्त छाया निश्चित रूप से इतनी जल्दी वापस नहीं आया। आखिरकार, हालांकि रक्त छाया भयानक थी, लेकिन उससे लड़ने वाला गठन भी बहुत भयानक था। इतनी जल्दी उन्हें हराना या मारना कभी भी संभव नहीं होगा। इसके अलावा वो अभी भी मार्ग से बहुत दूर नहीं खड़ा था। अगर रक्त छाया वापस लौटी तो उसे निश्चित रूप से महसूस होगा। तो ये रक्त छाया निश्चित रूप से एक नई थी। हालांकि वह जानता था कि यह एक नई दिखाई देने वाली रक्त छाया थी। ज़ियाओ मिंग अब बहुत डरा हुआ नहीं था, और उसका तनावग्रस्त शरीर अचानक शांत हो गया, क्योंकि उसके सामने रक्त छाया बस जम गई थी और उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। यह उस शोधन तकनीक की बदौलत था जिसे उसने अभी अभी सीखा था, जिसने उसके शरीर पर रक्त लाल निशान गायब कर दिए थे। निशान के चले जाने के साथ रक्त छाया उसे अनदेखा कर देगी। भले ही ज़ियाओ मिंग ने उस पर हमला किया हो, लेकिन ब्लड शैडो वापस हमला नहीं करेगा। यह एक ऐसा तंत्र है जिसे गठन के संस्थापक ने अपने शिष्यों को गलती से ब्लड शैडो को छूने और फिर गलती से मारे जाने से रोकने के लिए स्थापित किया था। अंत में ब्लड क्यू कंडेंसर्ड शैडो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन द्वारा संघनित ब्लड शैडो में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी, ये केवल ठंडे दिमाग से आदेशों को निष्पादित करता था। बेशक इस जगह पर भागना पहले से ही बहुत जोखिम भरा था, और ज़ियाओ मिंग ने ब्लड शैडो पर हमला करने का जोखिम जारी रखने का इरादा नहीं किया था, ये देखने के लिए कि क्या ये वापस लड़ेगा। उसने केवल आश्चर्य में ब्लड शैडो के सीने के क्षेत्र को देखा, और उसने क्या पाया? ब्लड शैडो की छाती के अंदर एक हल्की लाल लौ थी, और ये लौ ज़ियाओ मिंग के लिए देखने के लिए बहुत स्पष्ट नहीं थी क्योंकि ब्लड शैडो का शरीर इसे रोक रहा था। लेकिन स्पष्ट रूप से उसने सोचा कि उसने कई जादुई जानवरों को आग की लपटों में तैरते हुए देखा है। क्या यह एक स्वर्गीय ज्वाला हो सकती है? ज़ियाओ मिंग ने झटके से प्रतिक्रिया व्यक्त की और जंगली खुशी के साथ कहा। उसकी धारणा में वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला थी जो इस ज्वाला के समान थी। ये 10,000 जानवरों की ज्वाला थी, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 20वें स्थान पर थी। ये 10,000 जानवरों की आत्मा और वंश से बनी है। इस ज्वाला में जानवर जाति की भयंकर और क्रूर आभा होती है, और यह जानवरों की अधिकांश ज्वालाओं को अवशोषित और समाहित कर सकती है। इस स्वर्गीय ज्वाला की विशेषताओं के बारे में सोचते हुए ज़ियाओ मिंग ने एक गुलाबी ज्वाला का निर्माण किया। इसे उसकी पीच ब्लॉसम ज्वाला के रूप में भी जाना जाता था। जैसे ही पीच ब्लॉसम ज्वाला प्रकट हुई, आसपास का अंधेरा जगमगा उठा और जादुई जानवरों के कंकालों का एक समूह प्रकट हुआ। अपने हाथ में पीच ब्लॉसम ज्वाला को नियंत्रित करते हुए उसने धीरे धीरे इसे रक्त छाया की छाती की ओर फेंक दिया। पीच ब्लॉसम ज्वाला के प्रति रक्त छाया उदासीन थी, जिससे वह उसके शरीर के संपर्क में आ गई। पीच ब्लॉसम फ्लेम ब्लड शैडो के ब्लड क्यूई के साथ जुड़ गए,
जिससे एक कर्कश ध्वनि निकली, और चूंकि ब्लड शैडो को प्रतिरोध का कोई एहसास नहीं था, इसलिए कुछ क्षणों तक रुकने के बाद पीच ब्लॉसम फ्लेम आखिरकार ब्लड शैडो के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही पीच ब्लॉसम फ्लेम ब्लड शैडो के शरीर में प्रवेश किया, इससे पहले कि वह कहर बरपा सके, ब्लड शैडो की छाती पर लगी लौ हिंसक रूप से उठी। पीच ब्लॉसम फ्लेम उसके द्वारा बह गई और आसपास का वातावरण पीछे हट गया धूसर रंग में, रक्त छाया से 2 या 3 मीटर की दूरी पर केवल एक फीकी चमक के साथ। ज़ियाओ मिंग क्रोधित नहीं हुआ जब उसकी अपनी लौ फीकी पड़ गई और उसे अब देखा नहीं जा सकता था, बल्कि इसके बजाय वह जोर से हंसा। हे, ये 10,000 जानवरों की लौ होनी चाहिए। ज़ियाओ मिंग के इतने निश्चित होने का कारण किसी और चीज़ की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि इसने आसानी से पीच ब्लॉसम लॉ को अवशोषित कर लिया था। किसी को ये जानना था कि उसने जो छोड़ा था वह डू क्यूई से संघनित पीच ब्लॉसम लॉ का प्रतिरूप नहीं था, बल्कि पीच ब्लॉसम लॉ की मूल लॉ थी। इस लॉ को आत्मा द्वारा भस्म कर दिए जाने के बाद ज़ियाओ मिंग इसे मजबूती से नियंत्रित करने में सक्षम था। यहाँ तक कि अधिक उन्नत मास्टरलेस बीस्ट लॉ का सामना करते समय भी यह उसके नियंत्रण में नहीं होना चाहिए और इतनी आसानी से बहकर भस्म हो जाना चाहिए। केवल एक स्वर्गीय लॉ ही इसे इतनी आसानी से कर सकती है। लेकिन क्या ये स्वर्गीय लॉ बहुत कमजोर नहीं है? ये केवल एक छोटी सी लॉ की तरह दिखती है। ये स्वर्गीय ज्वाला बीज से थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए, है न? और यह स्वर्गीय ज्वाला यहाँ क्यों प्रकट हुई है? ज़ियाओ मिंग ने 10,000 जानवरों की ज्वाला के निर्माण की स्थितियों के बारे में सोचते हुए विचार किया और अपने आसपास अनगिनत राक्षसी जानवरों की लाशों को देखा, इससे पहले कि वह अचानक समझ पाता। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इस कबीले ने रक्त की छाया को संघनित करने के लिए जादुई जानवरों को लिया और फिर गलती से ये 10,000 जानवरों की ज्वाला बना दी। यह एक स्वर्गीय ज्वाला है जिसे मनुष्य ने बनाया है। ज़ियाओ मिंग की धारणा सही थी। मूल गुप्त क्षेत्र कबीले ने महान कबीले संरक्षण गठन बनाया था, और हालांकि वे आमतौर पर इसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर गठन को काम करने के लिए उन्हें नियमित रूप से जादुई जानवरों को इसमें फेंकने की आदत थी ताकि वे क्षय को बनाए रख सकें। जानवरों की रक्त ऊर्जा मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती है और उन्हें पकड़ने में कोई नैतिक बोझ नहीं होता है। इसके अलावा जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है। जब वे छोटे होते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके उपयोगी अंगों को अलग कर दिया जाता है और बाकी को दफनाया नहीं जाता है और इसके बजाय सीधे संरचना में फेंक दिया जाता है। ये कहा जा सकता है कि जादुई जानवर इस संरचना के लिए सबसे अच्छे उपभोग्य हैं। समय के साथ कई जादुई जानवरों के रक्त और आत्माएं इस संरचना में एकत्रित हो गईं और अंततः विभिन्न संयोगों के माध्यम से 10,000 जानवरों की आत्माएं और रक्त एक अजीब तरीके से एक साथ आए और 10,000 जानवरों की ज्वाला के बीज ने आकार लिया। यह अनुमान लगाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने मूल रूप से इस संरचना का निर्माण किया था, उसने नहीं सोचा था कि उसके अपने महान गठन में एक स्वर्गीय ज्वाला उत्पन्न हो सकती है। आखिरकार एक स्वर्गीय ज्वाला उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियां और समय बहुत अधिक मांग वाले थे। ये भी ज्ञात नहीं है कि यह स्वर्गीय ज्वाला बीज अंकुर बनने से पहले कितने समय तक अंधेरे अंतरिक्ष में रहा था। हालांकि इसे कृत्रिम स्वर्गीय ज्वाला कहना बहुत सटीक नहीं था। ये कहा जा सकता है कि रक्त की हुई संघनन संरचना ने केवल स्वर्गीय ज्वाला को आकार देने के लिए परिस्थितियां बनाई, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला ऐसी चीज नहीं थी जिसे केवल परिस्थितियां होने से उत्पन्न किया जा सके। अध्याय 48 भस्म करने की तैयारी। स्वर्गीय अग्नि को अपने सामने देखकर ज़ियाओ मिंग थोड़ा अचंभित था। हालांकि वह जानता था कि कई स्वर्गीय ज्वालाएं कहाँ मौजूद हैं और उनकी विशेषताओं को अपने हाथ की तरह जानता था। ये पहली बार था जब उसने एक असली ज्वाला देखी थी। कहने की जरूरत नहीं है, एक कीमियागर के लिए स्वर्गीय अग्नि का आकर्षण उसके सामने कपड़े उतार कर छेड़खानी करने वाली एक खूबसूरत महिला से कहीं ज्यादा था। ज़ियाओ मिंग ने रक्त छाया की छाती पर ज्वाला को पकड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे वापस खींच लिया। स्वर्गीय ज्वाला को उठाना आसान नहीं है। यह आसपास की हर चीज को जलाकर नष्ट कर देगी, जिसमें ऊर्जा भी शामिल है। कुछ खास चीजों को छोड़कर फिर आप इसे जबरन लपेटने और दूर ले जाने के लिए केवल ऊर्जा के निरंतर स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। ये रक्त छाया जल नहीं रही है। मुझे लगता है कि इसका कुछ संबंध उनके भव्य गठन में एक साथ बनने से है। अगर मैं इसे दूर ले जाऊं तो मुझे इसे लपेटने और दूर ले जाने के लिए अपनी खुद की डूखी हुई ऊर्जा का उपयोग करना होगा, लेकिन ये बहुत अधिक ऊर्जा व्यय होगा मेरे वर्तमान स्व के साथ। मुझे डर है कि भले ही मैंने अपनी सारी डूखी हुई प्रसारित कर दी हो, मैं इसे बहुत दूर नहीं ले जा पाऊंगा। मैं गुप्त क्षेत्र को भी नहीं छोड़ पाऊंगा। इसके अलावा मैं स्वर्गीय ज्वाला की आभा को छिपाने में सक्षम नहीं हूँ।
बाहर कई शक्तिशाली लोग हैं, उन डू राजाओं और डू सम्राटों के अलावा कई डू आत्मा और डू ग्रैंड मास्टर भी हैं। मुझे डर है कि अगर मैं सीधे बाहर चला गया तो मैं स्वर्गीय ज्वाला की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं इसे यहीं खा जाऊं तो कैसा रहेगा। ज़ियाओ मिंग का विचार बहुत दूर की कौड़ी था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। आखिरकार इस स्वर्गीय ज्वाला को चुपचाप ले जाना और फिर इसे परिष्कृत करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके लिए हार मानना असंभव था। उसने यहाँ आने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि इस स्वर्गीय ज्वाला के कारण असामान्यताएं पैदा हो गई थी। अगर वह अब वास्तव में इसे देखता और इसे छोड़ देता तो ऐसा लगता कि वह पहले मूर्ख बन रहा था। संभाव्यता पर विचार करने के बाद इस अवसर का कुछ देर तक मौन रहने के बाद ज़ियाओ मिंग निर्दय हृदय से बोला, क्या ये स्वर्गीय अग्नि का एक छोटा सा अंकुर नहीं है? चलो इसे करते हैं। बैठकर दृढ़ निश्चयी ज़ियाओ मिंग ने स्वर्गीय अग्नि को बाहर निकालने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने शरीर से एक और जानवर की लौ को बुलाया और आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। फिर उसने अपने भंडारण रिंग से एक छोटी पारदर्शी जैड शीशी निकाली और जैड शीशी में एक ड्रैगन की आंख के आकार की रक्त रंग की गोली चुपचाप पड़ी थी और शीशी की सतह के प्रतिबिंब के माध्यम से रक्त रंग की गोली से हल्की छायाएं उभरी हुई थी, थोड़ी उत्तेजित थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें एक तरल पदार्थ हिल रहा है। ये गोल रक्त रंग की गोली स्वर्गीय अग्नि को भस्म करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक थी, रक्तकमल की गोली। रक्तकमल की गोली निकालने के बाद ज़ियाओ मिंग ने अपने भंडारण रिंग से एक और छोटी जैड बोतल निकाली। हालांकि वह जैड की बोतल का विवरण नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसमें से एक मजबूत जीवन शक्ति निकल रही थी। छठी श्रेणी की गोली, जीवन शक्ति की गोली। ज़ियाओ मिंग ने इस जैड की बोतल को देखा और धीरे से कहा। फिर उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी, लेकिन ये जल्दी ही गायब हो गई। तभी उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक और जैड की बोतल निकाली, वही जैड की बोतल जिसमें पहले ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर था। 7वीं श्रेणी की गोली, जीवन लौटाने वाली गोली। इसके साथ कोई तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसका सिर कटा हुआ न हो या उसका दिल कुचला न जाए। अगर मैं इस बार स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने में विफल रहता हूँ, भले ही मैं रोना चाहूँ, मेरे आंसू नहीं निकलेंगे। अपने हाथों में 3 गोलियों की बोतलों को देखते हुए ज़ियाओ मिंग ने आह भरते हुए कहा। रक्तकमल की गोली स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए आवश्यक गोलियों में से एक थी। केवल इसकी मदद से ही उसे अगला कदम उठाने का मौका मिल सकता है। बाकी 2 वे थे जिनका इस्तेमाल वह अपने घावों को भरने के लिए करने वाला था। अगर कुछ गलत हो जाता तो वह अपने शरीर से स्वर्गीय ज्वाला को बाहर निकाल देता और इन गोलियों की मौजूदगी से वह अपनी जान बचा सकता था। हालांकि उन्हें बाहर निकालना थोड़ा निराशाजनक था। अगर वह वास्तव में इसे खाने में विफल रहा तो मृत्यु की सबसे कम संभावना 90% होगी। अगर वह मर गया तो ये चीजें ज़ियाओ मिंग के लिए क्या काम आएंगी, लेकिन अगर वह इन चीजों से अपनी जान बचा सकता है तो यह एक बड़ा लाभ होगा। इन चीजों के अलावा ज़ियाओ मिंग अपनी स्टोरेज रिंग से चीजें निकालता रहा और उन्हें अपने सामने रखता रहा। आइस स्पिरिट ब्लेड, प्राचीन ठंडी घास, फ्रॉस्ट स्पिरिट शाखा, ठंडी बर्फ का झरना, ये सभी कुछ येन और कोल्ड विशेषता वाली जड़ी बूटियां और खजाने थे। इनमें से कुछ जड़ी बूटियां पिछले 2 दिनों में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ज़ियाओ मिंग द्वारा प्राप्त की गई थी। उनमें से कुछ सिम्युलेटर में लॉटरी से प्राप्त की गई थी और उनमें से कुछ सामान्य दिनों में एकत्र की गई थी। चाहे उच्च या निम्न श्रेणी की हो, उनमें से काफ़ी कुछ थी। उन्हें बाहर निकालने का कारण ये था कि स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए मेरिडियन की रक्षा के लिए शीतयन विशेषता वाली किसी चीज़ की आवश्यकता थी, जिसके बारे में वह जानता था कि आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग सबसे उपयुक्त है, लेकिन उसके पास यह नहीं था। केवल एक ही कोल्ड स्प्रिंग था जो इसके जैसा दिखता था, लेकिन वास्तव में एक ठंडा स्प्रिंग था जिसका प्रभाव बहुत दूर था। इसलिए उसे आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की कमी की भरपाई के लिए इन जड़ी बूटियों में येन और ठंडे गुणों का उपयोग करना होगा। बेशक वह उन्हें खुद भस्म करने का इरादा नहीं रखता था। अगर वह खुद इतनी सारी जड़ी बूटियां भस्म करता, भले ही ट्विन स्पिरिट्स के उदय का उन्हें भस्म करने का कार्य होता, औषधीय गुणों के प्रभाव में ज़ियाओ मिंग को लगा कि वह स्वर्गीय ज्वाला को अपने मुंह में डालने से पहले ही मर सकता है। उसका इरादा आत्मा को इन जड़ी बूटियों को भस्म करने देना था। आत्मा वैसे भी कुछ भी खा सकती थी, कोई वर्जित नहीं था, जब तक कि आत्मा औषधीय पदार्थों में शुद्ध ठंडे गुणों को बनाए रख सकती है। आत्मा के लिए ऐसा करना आसान था और यही कारण था कि ज़ियाओ मिंग ने अपने मेरिडियन की रक्षा के लिए आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग के बिना भी स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने की हिम्मत की। सभी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले उसने रक्तकमल की गोली वाली जैड की शीशी ली
उसे तिरछा किया और अपने दाहिने हाथ में एक हल्की चमक के साथ एक ड्रैगन की आंख के आकार की गोल गोली घुमाई। पहली बात यह थी कि वास्तविक गोलियों पर एक नज़र डाली जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गोली अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही रक्त कमल की गोली उसके मुंह में गई, ये थोड़ी ठंडी ऊर्जा में बदल गई जिसने जल्दी से ज़ियाओ मिंग के शरीर के मेरिडियन को भेद दिया और अंत में रक्त की एक पतली परत की तरह धीरे धीरे मेरिडियन और हड्डियों में प्रवेश कर गई। खून की पतली परत के प्रवेश के साथ ज़ियाओ मिंग का शरीर अचानक हिंसक रूप से कांप उठा और केशिकाओं से ताज़ा खून के निशान निकलते रहे और पलक झपकते ही ज़ियाओ मिंग का शरीर लाल खून की एक परत से ढक गया जो बेहद भयानक लग रहा था। खून दिखाई देने के तुरंत बाद ये जल्दी से संघनित हो गया और अंत में एक खूनी परत बन गई जिसने न केवल ज़ियाओ मिंग के हाथों और पैरों को बल्कि उसकी पलकों को भी, जो पूरी तरह से उसमें संलग्न थी, ढक लिया। खून की परत एक खूनी परत की तरह थी, रक्त के रंग का जलरोधक कवच जिसके भीतर ज़ियाओ मिंग की सुरक्षा कसकर की गई थी। धीरे धीरे अपनी हथेली को आगे बढ़ाते हुए जो खूनी परत में लिपटी हुई थी, ज़ियाओ मिंग ने अपने सामने रक्त के रंग की आकृति की छाती को पकड़ लिया। जैसे ही ज़ियाओ मिंग की हथेली करीब आए, रक्त छाया की छाती में धीरे धीरे एक छेद खुल गया जिससे अंदर 10,000 जानवरों की ज्वाला दिखाई देने लगी। यह नज़ारा देखकर ज़ियाओ मिंग दंग रह गया और फिर उसे समझ में आया, ऐसा होना चाहिए कि रक्त छाया किसी विशेष प्रक्रिया के कारण मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और मैंने इसके पास जाने की पहल की ताकि इसकी अपनी रक्त ऊर्जा मुझे नुकसान न पहुंचा सके। यह मुझसे बच रही है, क्या यह इतना स्मार्ट है? ज़ियाओ मिंग ने बड़बड़ाया। उसे नहीं पता था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। रक्त कमल की गोली पहले ही निगल ली गई थी और उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। इसलिए थोड़ी सी चक्कर आने के बाद ज़ियाओ मिंग सीधे 10,000 जानवरों की ज्वाला की ओर बढ़ गया। अध्याय 49 सफल भक्षण। जैसे ही रक्त छाया ने अपनी छाती खोलने की पहल की, ज़ियाओ मिंग 10,000 जानवरों की लौ की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसका समग्र रंग लाल था जो रक्त छाया के चारों ओर रक्त की उई के साथ जुड़ा हुआ था और इसकी लगातार उड़ती लपटों के ऊपर एक खूनी और हिंसक आभा उत्सर्जित हो रही थी। जैसे ही ज़ियाओ मिंग की हथेली पास आए, इस 10,000 जानवरों की लौ को कुछ महसूस हुआ। पलक झपकते ही हिंसक आभा वाली एक विनाशकारी शक्ति धीरे धीरे लाल लौ से बाहर निकली जैसे कि वह जाग गई हो। बाहर रक्त छाया की रक्त ऊर्जा जल रही थी। जाहिर है भले ही यह एक युवा स्वर्गीय ज्वाला थी, तापमान इतना भयानक था कि रक्त छाया भी, जो उसी मूल की थी, अपनी जागृति के इशारे के तहत अपनी ऊर्जा को खत्म कर देगी। रक्त छाया की ऊर्जा को भस्म होते देख ज़ियाओ मिंग ने अपनी हथेली की गति को तेजी से बढ़ाया। वह अभी भी स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करते समय उसी स्थान पर प्रवेश करने वाले लोगों को रोकने के लिए रक्त छाया पर निर्भर रहना चाहता था, इसलिए वह इसे 10,000 जानवरों की ज्वाला से जलने नहीं दे सकता था। खूनी परत से ढका हुआ हाथ 10,000 जानवरों की ज्वाला के इस द्रव्यमान में जल्दी से डूब गया। भयानक गर्मी के कारण हाथ को ढकने वाली रक्त के रंग की सींगदार परत तेजी से पिघलने लगी और खून जैसे तरल की बूंदें नीचे टपकती रहीं और जैसे ही तरल हाथ से निकला, वह लाल लपटों से जल्दी से जलकर नष्ट हो गया। हालांकि ज्वाला में खूनी परत बहुत तेजी से पिघल गई, लेकिन जैसे ही वह पिघली, ज़ियाओ मिंग के शरीर में रक्त कमल की गोली की शक्ति ने ठंडी ऊर्जा की एक स्थिर धारा जारी की जो उसके मेरिडियन से गुजरी और जल्दी से उसके हाथ पर पिघली हुई खूनी परत की मरम्मत की। न केवल उसका हाथ, बल्कि ज़ियाओ मिंग के पूरे शरीर पर खूनी परत भी पिघलने लगी क्योंकि वह इतनी नज़दीकी सीमा पर 10,000 जानवरों की ज्वाला के संपर्क में आई। खून के रंग का तरल पदार्थ ऐसे टपक रहा था जैसे कि वह पानी हो और नंगी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पूरे शरीर में खून बह रहा हो। ज़ियाओ मिंग ने इन सभी स्थितियों को नज़रअंदाज किया और लगातार उठती लाल लपटों को बिना पलक झपकाए देखता रहा। उसकी हथेलियां स्वर्गीय ज्वाला के बीच में थीं, जो उग्र रूप से खुरच रही थीं। खूनी परत के नीचे ज़ियाओ मिंग के माथे से पसीना टपक रहा था और उसकी आंखों में गिर रहा था, जिससे असामान्य दर्द और सूजन हो रही थी। अचानक 10,000 जानवरों की ज्वाला की लपटें हिंसक रूप से हिल गईं और आसपास के स्थान में मौजूद रक्त ऊर्जा उस समय मानो उत्पात मचा रही थी। ज़ियाओ मिंग के मुंह का कोना ऊपर उठा, उसकी हथेली ने किसी पदार्थ जैसी वस्तु को मजबूती से पकड़ लिया। अपनी हथेली में जलन को सहते हुए उसने धीरे धीरे अपनी बांह को लाल लपटों से दूर खींच लिया। जब उसकी बांह लाल लौ से हटी तो ज़ियाओ मिंग की हथेली में लाल प्लाज्मा जैसा तरल पदार्थ थोड़ा मुड़ गया। क्या ये 10,000 जानवरों की ज्वाला का अंकुर है? अपने हाथ में भयानक तापमान देने वाले लाल रक्त प्लाज्मा के रेशे को देखते हुए ज़ियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं और धीरे से बुदबुदाया।
जैसे ही अंकुर को 10,000 जानवरों की लौ से निकाला गया, लाल लपटें जो लगातार रक्तछाया के शरीर को जला रही थी, धीरे धीरे कम हो गईं, और एक पल बाद ये लाल लपटों की एक छोटी सी लपट में बदल गई जो रक्तछाया की छाती से निकलकर ज़ियाओ मिंग की हथेली में लाल प्लाज्मा की पट्टी की ओर बढ़ गई। रक्तछाया की छाती में जो छेद खुल गया था वह भी ठीक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रक्तछाया खोई हुई ऊर्जा की भरपाई कर रही थी और लाल रक्त की हुई लगातार हर जगह से रक्तछाया के शरीर में प्रवेश कर रही थी। ज़ियाओ मिंग ने रक्तछाया के परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सारा ध्यान अपने हाथ में लौ पर लगा दिया। उसने जो सामग्री तैयार की थी उसके पास जाकर वह क्रॉस लेग बैठ गया। सबसे पहले उसने जल्दी से आत्मा को बुलाया और उसे सभी ठंडी विशेषता वाली जड़ी बूटियों को खाने दिया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े हुए ज्वाला के अंकुर को हिंसक तरीके से अपने मुंह में डाल लिया। जब 10,000 जानवरों की ज्वाला उसके मुंह में प्रवेश कर गई तो ज़ियाओ मिंग ने तुरंत अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, जबकि उसी समय उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा जैसे कि बिजली गिर गई हो और वह अचानक बुरी तरह पीला पड़ गया। ज़ियाओ मिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं क्योंकि वह जलते हुए दर्द को सहन कर रहा था उसके शरीर से। उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में डूब गया। जैसे जैसे उसका मन उसके शरीर में डूबता गया, उसके शरीर के कई मेरिडियन के भीतर 10,000 जानवरों की ज्वाला जो पहले उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, पहले से ही लाल लपटों की छोटी छोटी लपटों में विभाजित हो गई थी। जैसे जैसे ये लाल रंग की लपटें गुजरी, हालांकि ज़ियाओ मिंग के मेरिडियन रक्त कमल की गोली की घनीभूत खूनी परत से सुरक्षित थे, भयानक उच्च तापमान अभी भी धीरे धीरे घुस रहा था। हालांकि अवशिष्ट तापमान इतना गर्म नहीं है, लेकिन यह निस्संदेह मानव शरीर के सबसे कमजोर मेरिडियन के लिए एक विनाशकारी झटका है। इन उच्च तापमानों की तपिश के तहत नसें, जो मूल रूप से विशाल और लचीली थीं, पहले से ही मुड़ गई थी जैसे कि वे सूखे लौग हों, बेहद अजीब और भयानक लग रही थी। ये दृश्य देखकर ज़ियाओ मिंग का दिमाग हिल गया और उसने ठंडी विशेषता वाली जड़ी बूटियों को बुलाया जो लगातार उसके शरीर में वापस परिष्कृत हो रही थी। जैसे ही वह अपने शरीर में वापस लौटा, आत्मा ने ठंडी विशेषता वाली ऊर्जा का एक स्थिर प्रवाह जारी किया जिसने मेरिडियन को ढक दिया। इस ऊर्जा से ढके मेरिडियन जल्दी ही मेरिडियन और हड्डियों पर दूध या सफ़ेद बर्फ की एक परत से ढक गए। बर्फीली ठंड ने स्वर्गीय ज्वाला के कारण शरीर में दिखाई देने वाली चिलचिलाती गर्मी को लगभग खत्म कर दिया, जिससे अचानक आराम का एहसास हुआ। स्पष्ट रूप से आत्मा द्वारा जारी की गई ठंडी विशेषता वाली ऊर्जा जिसने इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां और खजाने खाए थे, बर्फीली आत्मा के ठंडे झरने से मेल खाने के लिए पर्याप्त थी। ये दृश्य देखकर ज़ियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन हर चीज में एक घटना होती है। अगर ठंडी विशेषता वाली आत्मा पर्याप्त नहीं थी, हालांकि वह अभी भी इसे खाने का जोखिम उठा सकता था, तो निश्चित रूप से उसके मेरिडियन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उस समय अपने जीवन की सुरक्षा के साथ साथ अपने भविष्य के विकास के लिए उसे उन ऊर्जाओं को अपने शरीर से बाहर निकालना होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी भी नवजात स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए थोड़ी जगह थी। अगर यह एक परिपक्व स्वर्गीय ज्वाला होती तो ज़ियाओ मिंग निश्चित रूप से इसे इस तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। स्वर्गीय ज्वाला जैसी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे सिर्फ इसलिए शरीर से बाहर निकाला जा सके क्योंकि कोई चाहता है। अगर ज़ियाओ मिंग इस नवजात 10,000 जानवरों की ज्वाला को नियंत्रित करना भी चाहता, तो वह सिर्फ इतना कह सकता था कि वह कोशिश करेगा। असफलता की संभावना बहुत ज्यादा थी। 9 मौतों और 1 जीवन की संभावना वाली स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करना सिर्फ बात नहीं थी। ज्यादातर लोग स्वर्गीय ज्वाला से जल गए और प्रतिक्रिया करने से पहले ही राख में बदल गए। ज़ियाओ मिंग ने राहत महसूस करते हुए मानसिक रूप से आत्मा को नियंत्रित किया ताकि वह बिखरी हुई स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा को भस्म कर सके जो लगातार उसके मेरिडियन से बह रही थी। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने वाले एक साधारण व्यक्ति को शरीर में बिखरी इन ज्वालाओं को नियंत्रित करने की जरूरत होगी ताकि उन्हें मेरिडियन में मूल के निशान में इकट्ठा किया जा सके। इनमें से हर कदम बेहद खतरनाक था, लेकिन ज़ियाओ मिंग को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस आत्मा को इन बिखरी हुई लपटों को भस्म करने की पहल करने देना था। ज़ियाओ मिंग ने 10,000 जानवरों की लौ को सीधे आत्मा को भस्म करने देने के बजाय निगल लिया, क्योंकि इस बात की चिंता के अलावा कि आत्मा 10,000 जानवरों की लौ से निपटने में सक्षम नहीं होगी, ये 10,000 जानवरों की लौ को तितर-बितर करने के लिए था। पूरी 10,000 जानवरों की लौ से निपटना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब इसे फैलाया गया तो ये बहुत कम मुश्किल था। जब बिखरी हुई स्वर्गीय लौ की पूरी उत्पत्ति को भस्म कर दिया जाता है, तो आत्मा अपने शरीर के भीतर 10,000 जानवरों की लौ को संघनित कर सकती है।
ज़ियाओ मिंग की आज्ञा प्राप्त करने के बाद आत्मा जल्दी से उनका निरीक्षण करने के लिए मध्याह्न रेखाओं के चारों ओर चली गई और ठंडी ऊर्जा से जलने वाली लाल लौ की लपटें उसके गुजरने के बाद जल्दी से निगल ली गईं। उन्हें भस्म करते समय आत्मा उन्हें परिष्कृत करना नहीं भूली। कुछ ही क्षणों बाद ज़ियाओ मिंग के शरीर में मौजूद सारी लाल ऊर्जा आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गई। 10,000 जानवरों की लौ को निगलने के बाद आत्मा, जिसका रंग गहरा लाल था, आखिरकार ज़ियाओ मिंग के क्यूई सर्कल में फिर से प्रवेश कर गई। जाहिर है, ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगलने की तरह इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में अभी भी काफी समय लगेगा। 2 घंटे बाद ज़ियाओ मिंग, जो उसी जगह पर बैठा था, ने अचानक क्यूई की लहर का अनुभव किया। एक के बाद एक 5 दबी हुई आवाज़ों के साथ ज़ियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं। क्या मैं पहले ही 7वें सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच चुका हूं? इस शिशु स्वर्गीय लौ को वापस लाने वाली ऊर्जा काफी थी। 7वें सितारा डू ग्रैंड मास्टर में अपने दायरे को महसूस करते हुए उसकी डू क्यूई भी थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुई थी, क्योंकि जब वह टूट गया था तो इसे जानबूझकर शुद्ध किया गया था। ज़ियाओ मिंग ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। उसे ऐसा नहीं लगा कि लौटाई गई ऊर्जा छोटी थी। आखिरकार ये सिर्फ एक शिशु स्वर्गीय ज्वाला थी और सारी ऊर्जा का उपयोग उसके साधना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता था। आत्मा को भी बढ़ना था और उसका वर्तमान क्षेत्र पहले से ही बहुत अच्छा था। अध्याय 50, गुप्त क्षेत्र को छोड़ना। जियानान शहर, वह स्थान जीवन शक्ति की गोली और जीवन वापस लाने वाली गोली, जो उसके सामने थी और जिसका उपयोग नहीं किया गया था, को उसने अपने भंडारण रिंग में डाल दिया। ज़ियाओ मिंग खड़ा हुआ और अपनी कमर को तब तक फैलाया जब तक कि उसमें से चटकने की आवाज़ नहीं आई। उसने अपनी हथेली को फैलाया और उसमें से एक लाल लौ निकली। लपटों के भीतर 10,000 जानवर बेहोश होकर उभरे। इस दृश्य में एक अस्पष्ट रूप से आकर्षक दृश्य संवेदना थी। अपने होठों पर मुस्कान के साथ ज़ियाओ मिंग ने अपनी हथेली को देखा, जो खुली हुई थी, और लाल लौ धीरे धीरे उसके ऊपर उठती थी। क्योंकि 10,000 जानवरों की लौ पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी थी, इसलिए यह अब ज़ियाओ मिंग को कोई झुलसाने वाली गर्मी या परेशानी नहीं लाती थी। और जब तक वह लंबे समय तक अभ्यास करता, ज़ियाओ मिंग जल्द या बाद में जानवर की लौ की तरह इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता। लाल लौ, एक शरारती आत्मा की तरह, ज़ियाओ मिंग की उंगलियों के चारों ओर उछली और कभी कभी हवा में उठने वाली लाल लौ ने तुरंत अपना आतंक दिखाया। हथेली से आधा फुट ऊपर की जगह सीधे चिलचिलाती गर्मी से जल गई और थोड़ी मुड़ गई, और गर्मी की एक लहर हवा में उठी। उसने देखा कि उसके शरीर में डू क्यूई बहुत तेजी से भस्म हो गई थी, और हालांकि उसकी खुद की डू क्यूई सामग्री एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक थी, फिर भी ज़ियाओ मिंग ने अपने शरीर में 10,000 जानवरों की लौ को ले लिया। उसका इस स्वर्गीय लौ की शक्ति का और परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था। अब जब वह यहाँ काफी समय तक रह चुका था, तो जल्द ही यहाँ से चले जाना सबसे अच्छा होगा। उसने अपने शरीर पर लंबे समय से फटे और फटे हुए लबादे को फेंक दिया और उसकी जगह एक नया काला लबादा पहन लिया। उसने फिर से नीली क्रिस्टल लौ को उठाया जिसे उसने पहले रोशनी के लिए बाहर रखा था। स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाली दर्जन भर अतिरिक्त सूखी लाशों पर नजर डालने के बाद ज़ियाओ मिंग सूखी लाशों के बगल में खड़ी रक्त छाया के पास से गुजरा। अचानक वह अपने रास्ते पर रुक गया और अपनी सांसों में बुदबुदाया, मैं लाशों को लूटना लगभग भूल ही गया था। ये लोग स्पष्ट रूप से ज़ियाओ मिंग के बाद गुप्त मार्ग में भाग गए थे, लेकिन वे दयनीय थे और उनके पास ज़ियाओ मिंग जैसी ब्रांड शोधन तकनीक नहीं थी। इसलिए वे केवल सूखी लाशें बन सकते थे और ठंडी जमीन पर लेट सकते थे। रक्त छायाएं केवल रक्त क्यूई में रुचि रखती थीं और स्वाभाविक रूप से उनके भंडारण के छल्ले अभी भी उनके हाथों में थे। फुर्तीली हरकतों के साथ उसने इन दर्जन भर सूखी लाशों की उंगलियों से भंडारण के छल्ले हटा दिए। बिना किसी और हलचल के ज़ियाओ मिंग, जिसने शक्तिशाली लोगों की एक दर्जन भंडारण अंगूठियां आसानी से उठा ली थीं, खुशी खुशी गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गया। जब उसका सिर चक्कर खा रहा था और उसके पैर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे जमीन पर गिर गए हों, तो जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले ही ज़ेड जोन में वापस आ चुका था। उस समय ऐसा लग रहा था कि ज़ेड क्षेत्र को हजारों जादुई जानवरों ने जोत दिया है। इस क्षेत्र में कई गहरी और संकरी खाएं थीं। चिकना और साफ सुथरा क्षेत्र भी पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और दूर दूर तक फैले पेड़ जमीन पर गिर चुके थे। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए यह उस समय से भी अधिक अस्त व्यस्त था जब वह मार्ग में प्रवेश कर रहा था। ज़ियाओ मिंग ने अपने दिल में थोड़ा संदेह के साथ कहा, सू मे और वे सभी लोग भाग गए हैं। खून की छाया कहाँ है? उद्धरण टिक।
जियाओ मिंग ने उग्रता से अपना सिर घुमाया और देखा कि आवाज जिस जगह से आ रही थी वहां एक खून की छाया खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक लाश पकड़ी हुई थी और खून की क्यूई की एक सतत धारा उसके द्वारा अवशोषित की जा रही थी। आखिरी खून की क्यूई चूस ली गई और लाश, जो एक सूखी लाश बन गई थी, जमीन पर फेंक दी गई। यह एक शक्तिशाली डू किंग की लाश है। क्या सू मे और अन्य हार गए? जमीन पर पड़ी सूखी लाश को देखकर जियाओ मिंग की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। ये कपड़े उसके लिए बहुत जाने पहचाने थे। क्या ये शक्तिशाली डू किंग में से एक नहीं था जो पहले हवा में एक प्रभावशाली तरीके से खड़ा था? तथ्य यह है कि वह अब एक सूखी लाश बन गया था। इसका मतलब था कि सू मे और अन्य लोग अच्छा समय नहीं बिता रहे थे। अन्यथा ब्लड शैडो किसी व्यक्ति को मारने में कामयाब नहीं होता। लेकिन ब्लड शैडो के लिए भी यह आसान नहीं था। उसका गहरा लाल शरीर पतला हो गया था और वह इस समय बहुत कमजोर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने सू मे और अन्य लोगों से लड़ते हुए बहुत सारी ऊर्जा खो दी थी। जियाओ मिंग ब्लड शैडो और टाइवू, सू मे और अन्य लोगों के बीच लड़ाई के बारे में केवल एक या दो बातें ही अनुमान लगा सकता था। लेकिन वह वास्तव में इतना इच्छुक नहीं था। एक हाथ गायब लाश को देखते हुए उस पर कोई स्टोरेज रिंग नहीं थी। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और निराश होकर अंतरिक्ष मार्ग के किनारे से दूर चला गया और जंगल में भाग गया। ... कुछ दिनों बाद जियानान शहर के बाहरी इलाके में ब्लैक कॉनक क्षेत्र में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति एक छोटी पहाड़ी पर दोनों पैरों के साथ खड़ा था और दूर की ओर देख रहा था। काले लबादे के नीचे उसके चेहरे को देखते हुए ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था, जो गुप्त क्षेत्र से बाहर आया था। पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर जियाओ मिंग ने दूर की ओर देखा और दो राजसी पहाड़ों के बीच दूरी में एक छोटा सा शहर उभरता हुआ देखा। जब उसने शहर को देखा तो जियाओ मिंग का मन, जो तनाव में था, चुपचाप शांत हो गया। पिछले कुछ दिनों में उसके लिए सब कुछ आसान नहीं था और उस दिन स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के बाद उसने गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बारे में सोचा था। आधे दिन की खोज के बाद उसने जल्दी से बाहरी दुनिया का रास्ता खोज लिया और गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया। हालांकि गुप्त क्षेत्र छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि वह सुरक्षित था, और गुप्त क्षेत्र के बाहर कई लोग थे जो उसके जैसे लोगों को निशाना बना रहे थे जो गुप्त क्षेत्र छोड़ चुके थे। इसलिए गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद जियाओ मिंग ने भी हत्या के कई दौर का अनुभव किया, जिनमें से उसे दो डू स्पिरिट क्षेत्र की बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। जियाओ मिंग ने उन लोगों से भी पीछे नहीं हटे जिन्होंने उसका रास्ता रोका था और उसे लूटना चाहते थे, इसलिए उसने उन सभी को वापस रिपोर्ट करने के लिए अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। यही बात उन दो डू स्पिरिट्स के बारे में भी सच थी। स्वर्गीय ज्वाला के साथ बनाई गई सान्यान शून्य आत्मा सील अप्रत्याशित रूप से शक्तिशाली थी, और जब वे आश्चर्यचकित हुए तो डू स्पिरिट्स केवल घृणा से भरकर मर सकते थे। जियाओ मिंग को अभी भी उन दो डू आत्माओं के हैरान और पछतावे भरे चेहरे याद थे। जब सब कुछ कहा और किया गया तो उन लोगों ने उसे लूटा नहीं था, बल्कि जियाओ मिंग को उसका पूरा भाग्य दे दिया था। साथ ही जियाओ मिंग ने गुप्त क्षेत्र में जो लाभ कमाया था वह भी दे दिया था। अब उसे पता नहीं था कि वह कितना अमीर था। वह पिछले कुछ दिनों से हत्या कर रहा था और उसे जियानान अकादमी वापस जाना था, और उस दौरान जीवन अनुकरण करने और 5वीं रैंक के उड़ने वाले जादुई जानवर की लाश प्राप्त करने के अलावा उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में वस्तुओं का जायजा लेने का दिल या समय नहीं था। वह बस इतना जानता था कि उसने दर्जनों अतिरिक्त भंडारण रिंगों के साथ अपनी यात्रा समाप्त की। भंडारण रिंगों को किसी अन्य भंडारण रिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता था, और जियाओ मिंग को अपने गले में भंडारण रिंग की रस्सी से लटकी हुई इतनी सारी भंडारण रिंगों से अजीब लगा। उसने फैसला किया कि जब वह अकादमी वापस आएगा तो वह तुरंत उन भंडारण रिंगों की सामग्री का ऑर्डर देगा और फिर उन सभी अतिरिक्त भंडारण रिंगों को बेच देगा। अकादमी में वापस लौटने के बाद अपनी व्यवस्थाओं के बारे में सोचने के बाद जियाओ मिंग ने दूर से शहर को देखा और धीरे धीरे छोटी पहाड़ी पर चढ़ते हुए पीले मिट्टी के रास्ते से सीधे शहर में चला गया। इस पीले मिट्टी के रास्ते पर कई पैदल यात्री थे। ये लोग स्पष्ट रूप से ब्लैक कॉनक क्षेत्र से आए थे। इन लोगों के शरीर पर एक भयंकर आभा थी जिससे जियाओ मिंग परिचित था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इसे ब्लैक कॉनक क्षेत्र से अपने जीवन के लिए लड़ते हुए प्राप्त किया था। हालांकि चाहे ये लोग कितने भी भयंकर क्यों न हों, वे अपनी आभा को जियानान अकादमी के 100 मील के दायरे में ही सीमित रख सकते थे। इन राहगीरों को देखकर, जिनके चेहरे पर अपनी आंतरिक जानलेवा आभा को छिपाने के प्रयासों के कारण कुछ अजीब भाव आ गए थे, जियाओ मिंग मुस्कुराया और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हरे भरे पीले पेड़ों से सजी गली का अनुसरण करते हुए
जियाओमिंग ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की अजीब शांति का आनंद लिया क्योंकि वह धीरे धीरे शहर के पास पहुंच रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद जियाओमिंग शहर के प्रवेश द्वार पर रुका और शहर के गेट पर लगी पट्टिका को देखा। उस पर लिखा नाम इतना आम और अश्लील था कि अगर उसे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में रखा जाता तो अगले दिन उसे फाड़ दिया जाता। जियानान सिटी, ये ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का शहर था जहां जियानान अकादमी स्थित है। ये पहली बार नहीं था जब जियाओमिंग जियानान शहर में आया था। वह एक बार कानून प्रवर्तन दल में शामिल हो गया था और यहाँ कुछ दिन बिताए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे उसके गुरु एल्डहो द्वारा जियानान अकादमी में वापस भेज दिया गया था, लेकिन वह दूसरों की तरह आश्चर्यचकित नहीं था। डेथ स्पिरिट ट्री में लटके हुए शक्तिशाली डू सम्राट और डू किंग की लाशों को देखकर आश्चर्य से चिल्लाने वाले व्यक्ति को देखते हुए जियाओमिंग जियानान शहर में प्रवेश करता है। अध्याय 51, फ्लाइंग डू तकनीक को फिर से देखना। शहर में प्रवेश करने के तुरंत बाद जियाओमिंग ने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जिसके साथ हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने 1 दर्जन से अधिक युवक और युवतियां थे जो जियानान शहर में प्रवेश करने वाले राहगीरों की पहचान का डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। जियाओमिंग ने यह भी देखा कि कई राहगीरों को रिपोर्ट करने के बाद एक छोटी गुलाबी गोली मिली। हालांकि वे राहगीर गोली लेने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहे थे। इस पर समूह का नेतृत्व कर रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केवल मुंह बनाया और कहा, जियानान शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान, नाम आदि बताना होगा, अन्यथा उन्हें सीधे निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको गोली भी निगलनी होगी जो अकादमी के कीमिया विभाग द्वारा जानलेवा आभा को महसूस करने के लिए बनाई गई है। चिंता न करें, यह कोई जहर नहीं है। अगर आप शहर के अंदर जानलेवा इरादे रखते हैं तो गोली आपके शरीर से लाल रोशनी उत्सर्जित करेगी। हमारी कानून प्रवर्तन इकाई लाल रोशनी का अनुसरण करेगी और आपको खोजेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी जियानान अकादमी उन लोगों से कैसे निपटती है जो यहाँ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का माहौल लाते हैं। ... जब आप शहर छोड़ने का इरादा रखते हैं तो आप शहर के केंद्र में एंटीडोट वितरण बिंदु पर एंटीडोट उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जब आपके हाथ में एंटीडोट होगा तो आपकी निगरानी के लिए एक नियंत्रण दल होगा जब तक तुम शहर नहीं छोड़ देते। अगर तुम गोली नहीं निगलते तो तुम अभी जा सकते हो। इन नियमों को समझाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विरोध करने वाले राहगीरों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जियानान शहर ऐसी जगह नहीं थी जहां ऐसे लोग भाग सकते थे। शिक्षक यिन लिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज गार्ड टीम का नेतृत्व करोगे। यिन लिंग, जिसने नियमों को समझाना समाप्त कर दिया था, ने अपने बगल से एक जानी पहचानी आवाज सुनी और कुछ निराशा में अपना सिर घुमाया और उस काले कपड़े वाले आदमी की ओर देखा जिसने बात की थी। केवल ये देखने के लिए कि काले कपड़े वाले आदमी ने अपनी टोपी उतार दी, एक चेहरा दिखाई दिया जो बहुत परिचित लग रहा था। जियाओमिंग। ये सुनकर उसके आसपास के लोग, साथ ही दर्जन भर कानून प्रवर्तन इकाई के सदस्य तुरंत चौंक गए। क्या ये जियाओमिंग है? वह बहुत जवान दिखता है। बकवास, बेशक वह जवान है, वह अभी 10 साल का भी नहीं है। मैं वास्तव में उसके दायरे को नहीं समझ सकता। वह स्पष्ट रूप से मुझसे अधिक शक्तिशाली है। अकादमी की स्थापना के बाद से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सुंदर होगा। मुझे उम्मीद थी कि उसके 3 सिर और 6 हाथ होंगे। जियानान अकादमी में जियाओमिंग की प्रसिद्धि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन जब वह जियानान अकादमी में आया तो उसने पूरी अकादमी में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी और 2 वर्षों के दौरान समय बीतने के साथ यह सनसनी थोड़ी भी कम नहीं हुई। ये सिर्फ इतना है कि जियाओमिंग आमतौर पर साधना और कीमिया से ग्रस्त है, साथ ही वह हर दिन लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए सभी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। उस परिचित चेहरे को देखते हुए यिन लिंग, जो अपने होश में आ गया था, बोला, तुम पिछले 1 महीने से कहाँ थे? तुमने एल्डरहुओ को बताया कि तुम जियानान अकादमी के आसपास प्रशिक्षण ले रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि एल्डरहुओ इस महीने कितनी बार कानून प्रवर्तन इकाई के पास भागे, हमसे तुम पर नजर रखने के लिए कहा? तुम खुद ही ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गए और इसीलिए कानून प्रवर्तन इकाई को तुम्हारे बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि पिछले जीवन सिमुलेशन के कारण जियाओमिंग को पता था कि यिन लिंग इन दिनों ड्यूटी पर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यिन लिंग वास्तव में ऐसा कहेगा। यिन लिंग वह शिक्षक था जिसने कानून प्रवर्तन इकाई में अपने दिनों के दौरान उसका मार्गदर्शन किया था, और उसे इस तरह देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसके अपने गुरु ने उसे कई बार नहीं खोजा था। तुरंत जियाओमिंग ने थोड़ा अजीब तरीके से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं प्रशिक्षण के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गया। बच्चा,
तुम जानते हो कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र बहुत खतरनाक है। तुम इसे भूल जाओ। चूंकि तुम सुरक्षित लौट आए हो, इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। प्रशिक्षण कैसा रहा? क्या आपको इन दिनों कोई चोट तो नहीं लगी? कानून प्रवर्तन इकाई के पास अभी भी कुछ उपचार की गोलियां हैं। अगर आपको उनकी जरूरत है तो जब हम गश्त खत्म कर लेंगे तो मेरे साथ स्टेशन पर वापस आएं और मैं आपके लिए कुछ ला दूंगा। यिनलिंग ने बहुत असहाय होकर पूछा। हालांकि वो कुछ दिनों के लिए ही जियाओ मिंग का शिक्षक था, फिर भी वह असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में जियाओ मिंग को बहुत पसंद करता था। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद शिक्षक यिनलिंग, लेकिन मैं घायल नहीं हूँ। तो जल्दी करो और अकादमी में वापस जाओ। एल्डहो को हमें हर दिन तुम्हें ढूंढने से रोको। ये देखकर कि जियाओ मिंग का चेहरा स्वस्थ था और वास्तव में चोटिल नहीं लग रहा था, यिनलिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है शिक्षक यिनलिंग, बाद में मिलते हैं। जियानान शहर अभी भी जियानान अकादमी से काफी दूर था। जब जियाओ मिंग जादुई जानवर उड़ाकर अकादमी में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। चूंकि रात हो चुकी थी, जियाओ मिंग ने कल अपने गुरु एल्डहो से मिलने की योजना बनाई। चलो पहले आज की फसल का जायजा लें। अपने कमरे में गर्म पानी की एक बड़ी बाल्टी लेने और अपने कपड़े उतारने के बाद जियाओ मिंग ने आराम की आवाज निकाली। उफ, पानी बिल्कुल सही तापमान का है, कितना आरामदायक है। उसने थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को धोया और साफ किया, यह महसूस करते हुए कि उसने लगभग धोना समाप्त कर लिया है। जियाओ मिंग खड़ा हुआ और अपने हाथ में तौलिया एक तरफ रख दिया। गुजरते हुए उसने रस्सी को एक तरफ उठाया जिस पर दर्जनों स्टोरेज रिंग बंधे थे। ध्यान से गिनने के बाद उसने पाया कि कुल 47 स्टोरेज रिंग थे। वे सभी काले और निम्न श्रेणी के रिंग थे, सिवाय एक मध्यम श्रेणी के अग्नि लाल रिंग के। उसने अपने पास मौजूद स्टोरेज रिंग्स को लिया, साथ ही जो उसने पाई थी उन्हें भी अलग रख दिया। इस समय जियाओ मिंग के सामने स्टोरेज रिंग्स की श्रृंखला में केवल 36 स्टोरेज रिंग्स बची थी। उसकी भौहों से आत्मा की शक्ति उमड़ी और एक एक करके स्टोरेज रिंग्स पर आक्रमण किया, उपयोगी वस्तुओं को बाहर निकाला। सबसे पहले जियाओ मिंग के सामने अलग अलग रंगों के सोने के जमा कार्ड दिखाई दिए। जल्द ही जियाओ मिंग के सामने सोने के जमा कार्डों का एक छोटा सा ढेर लग गया। इन कार्डों पर बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, साथ ही पहले वाले भी। मेरे पास 13 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के होने चाहिए। इन सोने के जमा कार्डों को देखते हुए जियाओ मिंग ने धीरे से कहा, 13 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के। ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं था। यह जियाओ मिंग की दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन यह उतना ही था जितना जियाओ ने सोचा था। परिवार 100 साल से ज्यादा कमाता है। इन बातों को अपने दिल में बिना किसी हलचल के रखने के बाद जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा की शक्ति से फिर से स्टोरेज रिंग पर आक्रमण किया। जल्द ही उसके सामने प्राचीन स्क्रॉल का एक छोटा सा ढेर था। स्क्रॉल के आकार के कारण ये छोटा सा ढेर आधा मीटर लंबा था। जियाओ मिंग की नज़र इन स्क्रॉल पर लिखे नामों पर पड़ी। हवा की विशेषता जुबान वर्ग की निम्न स्तरीय क्यूई विधि, तूफान की रणनीति। लकड़ी की विशेषता जुबान वर्ग की उच्च स्तरीय दू तकनीक। लकड़ी की बेल उलझाव। बर्फ की विशेषता हुआंग वर्ग की उच्च स्तरीय दू तकनीक। थंडर विशेषता जुबान वर्ग की मध्यवर्ती स्तरीय क्यूई विधि, थंडर लाइट फ्लैश। हे वास्तव में थंडर विशेषता जुबान वर्ग की एक मध्यवर्ती दू तकनीक है जो इससे मेल खाती है, थंडर गन। जियाओ मिंग ने अपने सामने थंडर विशेषता क्यूई विधि और दू तकनीक के सेट को आश्चर्य से देखा। संपूर्ण क्यू विधि सेट अपेक्षाकृत दुर्लभ थे और जुबान क्लास थंडर विशेषता क्यू विधि और दू तकनीक और भी दुर्लभ थे। जियाओ मिंग के सामने क्यू विधि और दू तकनीक सेट डी क्लास क्यू विधियों जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये सामान्य उच्च स्तरीय जुबान क्लास क्यू विधि से बहुत अधिक महंगा था। इसकी कीमत 4 मिलियन से अधिक सोने के सिक्कों से अधिक होनी चाहिए। ये कीमती है, लेकिन इसे बेचना अफसोस की बात है, इसलिए इसे जियाओ परिवार के लिए छोड़ देना बेहतर है। जियाओ मिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। अब जबकि साधारण क्यू विधियां और दू तकनीकें उसे आकर्षित नहीं कर सकती थीं और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्हें लेना अधिक से अधिक उन्हें इकट्ठा करने की उसकी इच्छा को संतुष्ट करेगा। जियाओ परिवार की मदद करना बेहतर होगा, जो अभी भी वुटैन शहर में जमा थे। मुझे याद है कि जियाओ शान छुट्टियों के लिए अपने माता पिता से मिलने के लिए जियाओ घर वापस गया था। चलो उसे अगली बार अपने साथ कुछ ले जाने के लिए कहें। मुझे नहीं पता कि उसे जियाओ परिवार में लौटने में कितना समय लगेगा। अपना मन बनाते हुए जियाओ मिंग ने फिर अपनी नज़रें दूसरी दू तकनीकों पर टिका दी। अचानक जियाओ मिंग फिर से स्तब्ध रह गया।
अपने सामने रखी किताबों के छोटे से ढेर से उसने एक पुराना पीला हरा स्क्रॉल निकाला। स्क्रॉल के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई थी, फ्लाइंग डू तकनीक हाई लेवल हुआन क्लास हेवनली ग्रीन पेरेग्रीन फाल्कन विंग। ये वास्तव में एक और फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल है। ऐसा लगता है कि गुप्त क्षेत्र जिस मूल कबीले का था वह फ्लाइंग डू तकनीक को थोक में बना सकता था, और मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने उन्हें बनाने की विधि खोज ली है। फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल को पकड़ते हुए जियाओ मिंग ने सोचा। फ्लाइंग डू तकनीक करने की ज्यादातर विधियां बहुत पहले ही खुद चुकी थीं, और वैसे भी गोल्ड गीसैक के 9 लाइन विंग्स के अलावा जियाओ मिंग को नहीं पता था कि फ्लाइंग डू तकनीक करने की विधियां और कहाँ हैं। अब जबकि उसके हाथों में 2 फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल थे, जियाओ मिंग को उन्हें विकसित करने की कोई जल्दी नहीं थी। नहीं वह जियाओ कबीले के लिए एक को छोड़ने का इरादा रखता था, बल्कि उन सभी को अपने अग्निलाल मध्यवर्ती भंडारण रिंग में रखता था। उसने तुरंत विकसित न करने का कारण ये था कि वह कुछ दिन इंतजार करना चाहता था ताकि देख सके कि क्या वह जियानान अकादमी पुस्तक संग्रह हॉल में उस शीर्ष स्तरीय फ्लाइंग डू तकनीक स्क्रॉल को प्राप्त कर सकता है। अगर उसे उस फ्लाइंग डू तकनीक की लालसा नहीं होती तो वह बहुत पहले ही स्वर्गीय हरे पेरेग्रीन फाल्कन विंग की खेती कर लेता। उसने इसे जियाओ परिवार के हाथों में न छोड़ने का कारण ये था कि फ्लाइंग डू तकनीक अन्य डू तकनीक की तरह नहीं थी जिसे हर कोई विकसित कर सकता था, लेकिन उपभोग योग्य थी। वह जियाओ परिवार के माहौल को अच्छी तरह से जानता था। भ्रष्टाचार को एक सामान्य बात नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन सभी बुजुर्गों और कबीले के मुखिया के भीतर स्वार्थ की कोई कमी नहीं थी। इसे जियाओ परिवार में छोड़कर उसे डर था कि वे फ्लाइंग डू तकनीक को लेकर एक दूसरे से लड़ेंगे। आखिरकार वह उड़ रहा था, एक शक्तिशाली डू किंग का पेटेंट। कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। सभी डू तकनीक को स्कैन करने के बाद जियाओ मिंग ने उन्हें स्टोरेज रिंग में छांटा, फिर औषधीय सामग्री हथियार छांटे। जब उसने छांटना समाप्त किया तो जियाओ मिंग ने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चला गया। अध्याय 52 एल्डर हो से मिलना। सुबह सुबह खिड़की के खुलने से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो कमरे में टेबल पर चमक रही थी। बिस्तर पर जियाओ मिंग, जो सो रहा था, ने अपनी पलकें थोड़ी हिलाईं। अचानक उसकी आंखें खुली और वह उठ बैठा। जब वह अपने आसपास को स्पष्ट रूप से देख सकता था तो जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। सच कहा जाए तो वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से शांति से नहीं सोया था, और एक डू ग्रैंड मास्टर के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अकेले यात्रा करना और हर समय सतर्क रहना अभी भी बहुत जोखिम भरा था। जियाओ मिंग बिना किसी नुकसान के वापस लौटने में सक्षम था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह काफी चौकस था। हर समय सतर्क रहना और फिर अकादमी के सुरक्षित माहौल में लौटना, ये पहली नींद थोड़ी ज्यादा गहरी थी। इससे उसे लगा कि वह अभी भी अकादमी के बाहर है। शायद ये कुछ समय तक लड़ाई झगड़े और हत्याओं से गुजरने का नतीजा था। हालांकि फसल की तुलना में ये केवल एक छोटी सी समस्या थी जो कभी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों में दिखाई देगा। इस बार जियाओ मिंग की फसल अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी थी। न केवल उसकी ताकत 1 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक बढ़ गई थी, बल्कि उसने 10,000 जानवरों की लौ भी प्राप्त की थी। केवल 1 महीना बीता था। अगर जियाओ मिंग जियानान अकादमी में रहता और शांति से खेती करता तो वह इतनी जल्दी 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर तक नहीं पहुंच पाता। ये केवल इतना ही कहा जा सकता है कि खतरे और अवसर दोनों थे। जियाओ मिंग ने कंबल उठाया और धोने और कपड़े पहनने के लिए उठ गया। तैयार होने के बाद जियाओ मिंग अपने कमरे से बाहर निकला और एल्डर हुओ के निवास की ओर चल पड़ा। कीमिया विभाग के प्रमुख के रूप में एल्डर हुओ का निवास जियानान अकादमी के भीतर था, और आधे घंटे तक रास्ते पर चलने के बाद ही जियाओ मिंग आखिरकार पहुंच पाया। एल्डर हुओ का निवास आलीशान नहीं था, बल्कि पूरी तरह से हरे बांस से बना एक छोटा सा आंगन था। अपने सामने शांत आंगन को देखते हुए जियाओ मिंग ने आंगन के गेट को धक्का दिया और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा, और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अंदर से एक बूढ़ी आवाज आई। उप प्रधानाध्यापक ने तुम्हें संदेश देने के लिए यहाँ भेजा है। दरवाजा खुला है, अंदर आओ। जियाओ मिंग के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। कमरे को बहुत ही साधारण तरीके से सजाया गया था, और उन सीटों पर रखी गई कुछ कीमती औषधीय सामग्री ही कमरे के मालिक की पहचान को एक कीमियागर के रूप में दर्शा सकती थी। एल्डर हुओ इस समय एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए थे, जो बांस से बनी एक आराम कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी और उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जो कहना है कहो, और जब तुम समाप्त करके जाओ तो मेरे लिए दरवाज़ा खुला छोड़ना याद रखना। अपने गुरु की ओर देखते हुए, जिन्होंने अपना सिर भी नहीं घुमाया,
जियाओ मिंग जानता था कि वह उसे किसी और के लिए गलत समझ रहा था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि एल्डर हो ने गलती की। जियो मिंग ने 1 महीने से भी कम समय में सीधे 6 सितारे बढ़ा दिए थे। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा हो। इसके अलावा जियो मिंग ने शायद यह नहीं देखा होगा कि वह खुद पहले की तुलना में कम विनम्र था और उसका आभामंडल पहले से अधिक उग्र था, जो इस प्रशिक्षण सत्र का परिणाम था। उन दोनों के ओवरलैप होने के कारण ये कहा जा सकता है कि एल्डर हो, जो जियो मिंग से अधिक परिचित थे, उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। एल्डर हुओ को देखते हुए जो एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे, जियो मिंग ने धीरे से कहा, मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। जियो मिंग की आवाज़ सुनकर एल्डर हुओ की हरकतें रुक गईं और उन्होंने जल्दी से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, स्पष्ट रूप से ये देखकर कि यह उनका प्रिय शिष्य था, जिसके बारे में वह इतने दिनों से चिंतित और भयभीत थे कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। एल्डर हुओ खड़े हो गए और जियो मिंग के सामने खड़े हो गए। बदबूदार लड़के, तुम्हें बाहर कोई चोट तो नहीं लगी है न? एल्डर हुओ का स्वर बहुत सुखद नहीं था, लेकिन कोई भी उनकी चिंता को सुन सकता था। नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अपने सामने खड़े अनमोल शिष्य पर ध्यान से नजर डालने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसे वास्तव में कोई चोट नहीं लगी है, एल्डर हुओ ने अचानक व्यंग्य किया। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम अकादमी के आसपास घूम रहे थे? कानून प्रवर्तन इकाई तुम्हारा कोई सुराग क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? तुम बदमाश ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में भाग गए, है न? जाहिर है, एल्डर हुओ जियाओ मिंग के झूठ बोलने और उसे धोखा देने के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट थे। हालांकि जियानान अकादमी के आसपास का क्षेत्र भी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र था, लेकिन जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई के दमन के कारण यह बाकी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की तुलना में उतना अराजक और कम खतरनाक नहीं था। जब जियाओ मिंग ने कहा कि वह प्रशिक्षण के लिए उन जगहों पर जाएगा, तभी एल्डर हुओ अनिच्छा से सहमत हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि वह जियानान अकादमी की कानून प्रवर्तन इकाई को जियो मिंग की देखभाल करने दे सकता है, और अगर वह खतरे में था तो जियो मिंग भी कानून प्रवर्तन इकाई की ओर रुख कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से जियो मिंग सीधे दूसरी जगह भाग गया था, जिससे वह क्रोधित हो गया। मुझे पता है कि आपको साधना और मजबूत बनना पसंद है, और आमतौर पर आप जानते होंगे कि खुद को कैसे संयमित करना है, लेकिन आप अभी भी युवा हैं और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के पास भागना बहुत खतरनाक है। आप अपनी प्रतिभा के साथ जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? जियाओ मिंग एल्डर हुओ की डांट से ऊब नहीं गया। हालांकि वह अपने पिछले जन्म में मरने से पहले बहुत बूढ़ा नहीं था, वह केवल 20 साल का था। वह ये भी समझता था कि कोई भी आपको इतना नहीं डांटेगा जब तक कि वे वास्तव में आपकी परवाह न करें। वास्तव में ये काफी अच्छा था कि कोई उसकी परवाह करता था, इसलिए जब उसने एल्डर हुओ का सामना किया तो उसने बस मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह अगली बार ऐसा नहीं करेगा। जियाओ मिंग की चमकदार मुस्कान को देखते हुए एल्डर हुओ ने असहाय होकर आह भरी। मैं इसे इस बार के लिए भूल जाऊंगा, अगली बार नहीं, कोई अगली बार नहीं है। जब तक आप वयस्कता तक नहीं पहुंच जाते या जब तक आपकी ताकत दूसपिरित तक नहीं पहुंच जाती, जब तक कि आपके परिवार को कुछ नहीं हो जाता, मैं आपको फिर से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए एल्डर हुओ को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे अचानक याद आया कि उसने एक पल पहले अपने शिष्य को क्यों नहीं पहचाना था। करीब से देखने के बाद एल्डर हुओ ने अविश्वास में अपनी आवाज खो दी। आपने 7 स्टार डू ग्रैंड मास्टर को कब तोड़ा? कुछ दिन पहले, और जब मैं बाहर आया तो मुझे भी यह मिला। उस पल जियाओ मिंग ने अपनी हथेली लहराई और उसके हाथ के बीच से एक ज्वाला निकली। एल्डर हुओ ने इस लाल ज्वाला को देखा जो एक भयानक गर्मी उत्सर्जित कर रही थी और स्पष्ट रूप से उसे खतरे का एहसास करा रही थी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, यह एक स्वर्गीय ज्वाला है। ज्वालाओं में जादुई जानवरों की छवियां मौजूद हैं जो मंथन और चक्कर लगा रहे थे। ये स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 20वीं है। 10,000 जानवरों की ज्वाला। ये सही है। हे, ये 10,000 जानवरों की लौ कुछ ऐसी है जो मैंने इस यात्रा के दौरान प्राप्त की है। जियो मिंग के चेहरे पर स्पष्ट खुशी दिखी। इस बार गुप्त क्षेत्र में 10,000 जानवरों की लौ प्राप्त करने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पिछले सिमुलेशन में इस स्वर्गीय लौ का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आप एल्डर हुओ चुप रहे। इस समय एल्डर हुओ की भावनाएं जटिल थीं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जियो मिंग को उसके जोखिम भरे कदम के लिए फटकार लगानी चाहिए या जियो मिंग के अच्छे भाग्य का जश्न मनाना चाहिए। स्वर्गीय लौ को भस्म करने का कदम असाधारण रूप से खतरनाक था। जब तक कि कोई मजबूत न हो और खतरे से न डरता हो, बाकी 90% लोग जिन्होंने स्वर्गीय लौ को भस्म करने की हिम्मत की, वे मर चुके थे।
स्वर्गीय लॉ को भस्म करने के लिए कई चीजों की तैयारी की भी आवश्यकता थी, सभी दुर्लभ चीजें, और उन्हें नहीं पता था कि जियोमिंग ने उन्हें कैसे इकट्ठा किया था, लेकिन उन्हें इस महीने में शायद बहुत कुछ सहना पड़ा था। फिर एक पल की चुप्पी के बाद एल्डर हु ने अचानक जियाओ मिंग के सिर पर हाथ फेरा। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला अनमोल है, लेकिन भविष्य में इस तरह के जोखिम फिर से मत लेना। जियाओ मिंग, जो अपने गुरु से कई सवाल पूछने की उम्मीद कर रहा था और उसने पहले से ही अपने जवाब तैयार कर रखे थे, वह अवाक रह गया। उसने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। गुरु, मैं समझ गया। यह अच्छा है कि तुम समझ गए। बस कभी कभी तुम बहुत जिद्दी हो जाते हो। तुम बिल्कुल भी बच्चे की तरह नहीं हो, और तुम हुगान की पोती हु जिया जितनी प्यारी नहीं हो। आह! एल्डर हुओ, जिसके जीवन में कभी बच्चे नहीं हुए थे, अपने एकमात्र शिष्य के साथ मुश्किल में था। एल्डर हुओ की यह बात सुनकर जियाओ मिंग ने नीचे देखा। वह वास्तव में बच्चा नहीं था। बेशक वह एल्डर हुओ के साथ हर दिन उतना प्यारा नहीं हो सकता था जितना हु जिया अपने दादा के साथ था। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग बुरी तरह से कांप उठा। अंदर ही अंदर उसने चुपके से सोचा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं पहले से ही एक परिपक्व वयस्क हूँ। जियाओ मिंग को देखते हुए, जो अपना सिर झुका रहा था, एल्डर फायर अचानक हंसा। पिछले कुछ दिनों में तुम दूर थे। वह जिया लड़की कई बार तुम्हें ढूंढने आई थी। तुमने उसे भड़काने के लिए क्या किया? जियाओ मिंग को होश आया और उसने बुदबुदाया, मैंने उसे नहीं भड़काया। बस मैं बहुत मशहूर हूँ और लोग अपने आप ही मेरे दरवाजे पर दोस्त बनाने के लिए चले आते हैं। जियाओ मिंग को हु जिया के बारे में वाकई थोड़ा सिरदर्द था। पहले तो वह हु जिया से नहीं मिला, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात अपने गुरु एल्डर हुओ के घर पर डिप्टी हेडमास्टर हु गन से नहीं हुई, और उस समय हु जिया उसके पीछे था। जियाओ मिंग और हु जिया एक ही उम्र के थे, और दोनों पक्षों ने स्वाभाविक रूप से अपना परिचय दिया और एक दूसरे को थोड़ा बहुत जाना। जब उसे पता चला कि उसके सामने वाला व्यक्ति जियाओ मिंग है, जो जियानान अकादमी में प्रसिद्ध था, तो हु जिया को तुरंत उसमें दिलचस्पी हो गई और वह उसके प्रति उत्साहित हो गई। हु जिया के अनुसार ये पहली बार था जब वह अपने से बेहतर किसी व्यक्ति से मिली थी। हु जिया के पहल करने से समय के साथ दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हो गए। हालांकि जियानान अकादमी में वास्तव में बहुत कम लोग थे जो हु जिया के समान उम्र के थे, इसलिए यह संभव था कि हु जिया भी एक प्लेमेट खोजने का इरादा रखती थी। यही वजह थी कि वह जियाओ मिंग को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। इस वजह से जियाओ मिंग हमेशा बहुत अनिच्छुक रहती थी। जियाओ मिंग जब जियाओ परिवार में था, तब हु जिया जैसे बच्चों को देखता था। बच्चे खुद भी अभी भी चंचल थे। बच्चों का जिक्र तो छोड़िए, जियाओ मिंग अक्सर जियाओ यान को उनके बीच घूमते हुए देखता था, जो एक वयस्क भी था। इससे जियाओ मिंग अवाक होकर अपना माथा पकड़ लेता था। इन सभी लोगों ने अभी तक दुखी हुई महाद्वीप की गंभीर मार नहीं झेली थी। जियाओ मिंग को भी बहुत ज्यादा पिटाई नहीं झेलनी पड़ी थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिसे पीटा न जाए, इसलिए वह हमेशा उन बच्चों के साथ सही व्यवहार करता था जो उसके पास घर खेलने आते थे। हु जिया के बारे में सोचते हुए, जो शायद उसे ढूंढ रही होगी, जियाओ मिंग ने पहले ही एक जवाब सोच लिया था। बस उसे अनदेखा करो, एक छोटी लड़की मेरा क्या कर सकती है, हे। हु जिया की बात को पीछे छोड़ते हुए जियाओ मिंग ने एल्डर हुओ से कहा, ठीक है मास्टर, इस बार मैं बाहर से एक अजीब औषधीय जड़ी बूटी लाया हूँ। मैं इसे पहचान नहीं सकता, आप बहुत जानकार हैं, मैं आपको इसे देखने देता हूँ। अध्याय 53, हरा आत्मा फल। ओह, क्या वास्तव में कोई औषधीय जड़ी बूटी है जिसे आप पहचान नहीं सकते? जब एल्डर हुओ ने जियाओ मिंग को ये कहते हुए सुना, तो वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा। उनके इस शिष्य के पास कीमिया में एक प्रतिभा थी जो शब्दों से परे। असामान्य प्रतिभा वाले लोगों को तीसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचने में कुछ दशक लगे, और बेहतर प्रतिभा वाले लोगों को 1 दर्जन साल। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे फिर भी 7 या 8 साल की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर जियाओ मिंग को तीसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचने में केवल 2 साल लगे थे, और उसकी खुद की डू साधना भी डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिभा कितनी अच्छी थी, कड़ी मेहनत के बिना इस बिंदु तक पहुंचना असंभव था। आमतौर पर जब उसने जियाओ मिंग के ज्ञान का परीक्षण किया, तो वह उन सवालों के जवाब भी अच्छी तरह से देने में सक्षम था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसकी नींव भी ठोस थी। ये किस तरह की दुर्लभ जड़ी बूटी थी जिसे वह पहचान नहीं सका? इसे बाहर निकालो और मैं तुम्हें इसे पहचानने में मदद करूंगा। एम। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी उंगली ने हल्के से उग्र लाल भंडारण अंगूठी के ऊपर स्ट्रोक किया, और एक बेहोश आभा की हल्की चमक के साथ एक हरे पौधे वाली जैड बोतल उसके हाथ में दिखाई दी।
इसके स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह रहस्यमय औषधीय जड़ी बूटी थी जिसे जियाओ मिंग ने गुप्त क्षेत्र से कीमियागर के छोटे से खेत में प्राप्त किया था। जियाओ मिंग के हाथ से जैक की बोतल लेते हुए एल्डर हो ने ध्यान से इसे ऊपर से नीचे तक देखा। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद एल्डर हो ने अचानक एक हल्की आह भरी। इस औषधीय जड़ी बूटी में वास्तव में आत्मा की शक्ति के समान उतार चढ़ाव होते हैं। एल्डर हो की नज़र पौधे पर टिकी हुई थी, नहीं, ये कहना चाहिए कि यह पौधे पर लटके हरे रंग के फल पर टिकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार यह आत्मा के उतार चढ़ाव की उत्पत्ति थी। गहरी जांच करने पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि फल की बाहरी त्वचा पर रहस्यमयी काली रेखाएं थीं, जो वास्तव में अगर वह इसे लंबे समय तक देखता तो हल्की चमक पैदा करती। एल्डर हुओ की ताकत के साथ उस पर फल का प्रभाव नगण्य था। फल को देखते हुए वह इसके स्वरूप के बारे में सोचने लगा। एल्डर हुओ के दिमाग में एक दुर्लभ और कीमती औषधीय जड़ी बूटी का नाम चुपचाप आया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रीन सोल फ्रूट होना चाहिए। ग्रीन सोल फ्रूट। जियाओ मिंग थोड़ा हैरान था, उसने पहले कभी इस औषधीय जड़ी बूटी का नाम नहीं सुना था। ठीक है, वास्तव में इस जड़ी बूटी को सिर्फ ग्रीन सोल ग्रास कहा जाना चाहिए। ग्रीन सोल ग्रास खुद कुछ नहीं करता, पूरी औषधीय जड़ी बूटी का सार उस फल में है जो ये पैदा करता है। ये फल ग्रीन सोल फ्रूट है। ये फल हरे रंग का होता है और इसकी बाहरी त्वचा पर रेखाएं होती हैं जो किसी भी अन्य जंगली फल की तरह बहुत साधारण दिखती हैं, लेकिन अगर लोग इसे लंबे समय तक देखते हैं तो इन रेखाओं का उन पर थोड़ा असर होगा और हर कुछ मिनटों में फल एक विशेष प्रकार का उतार चढ़ाव भी करेगा जिसे केवल मजबूत आत्मा शक्ति वाले लोग ही पहचान सकते हैं। ग्रीन सोल फ्रूट एक बहुत ही दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी है, यहाँ तक कि जियानान अकादमी में भी यह नहीं है और मैं इसे केवल एक मौके के लिए मिला था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इसे नहीं जानते। एल्डर हुओ ने समझाया। तो फिर यह ग्रीन सोल फ्रूट किस काम का है? ये सीधे किसी की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है। एल्डर हुओ ने जड़ी बूटी को वापस जियाओ मिंग को सौंप दिया और अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, इस बार तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला और यह ग्रीन सोल फ्रूट दोनों मिल गए। क्या ये ग्रीन सोल फ्रूट इतना शक्तिशाली है? हालांकि जियाओ मिंग ने अनुमान लगाया था कि यह औषधीय जड़ी बूटी क्या कर सकती है, लेकिन जब उसने वास्तव में इसकी पुष्टि की तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा शक्ति को बढ़ाने के बहुत कम साधन थे। आत्मा साधना की उस तरह की भ्रामक विधि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी नियमित कीमियागर अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए डूबी हुई क्षेत्र में अपनी सफलताओं पर निर्भर थे। जियाओ मिंग भी ऐसा ही था, लेकिन चूंकि उसकी अपनी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी, इसलिए क्षेत्र की सफलता के कारण इस तरह की वृद्धि बहुत कम थी। पिछले 2 सालों में वह भी इस विशेष औषधीय जड़ी बूटी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इसकी इतनी मांग थी कि जियानान अकादमी के पास भी इसका स्टॉक नहीं था। इसलिए जियाओ मिंग ने इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल हार मान सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से हार मान लेगा। वह जानता था कि जियामा साम्राज्य के नालन परिवार के पास 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार थी, जो एक औषधीय जड़ी बूटी भी थी जो आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकती थी। उसने बाद में नालन परिवार के पास जाने की योजना बनाई। क्या नालन यानरान के दादा नालन जी गंभीर जहर से पीड़ित नहीं थे? जहर के समाधान की शर्त पर ये 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार स्वाभाविक रूप से उपयोगी हो सकती है। इस ग्रीन सोल फ्रूट को सीधे आत्मा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन इसे ग्रीन सोल पिल बनाने के लिए विभिन्न अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ग्रीन सोल पिल और भी अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि यह ग्रीन सोल फ्रूट की प्रकृति को चरम पर ले जाती है, इसलिए मुझे डर है कि यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो आप सीधे अपने आत्मा क्षेत्र को नश्वर क्षेत्र को पूरा करने के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा होता है कि ग्रीन सोल पिल और उन कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का नुस्खा जियानान अकादमी में उपलब्ध है। यदि आप चाहें तो मैं किसी से इसे परिष्कृत करने में आपकी मदद करने के लिए कह सकता हूँ। एल्डर हुओ तालाब एक पल के लिए रुका और जियाओ मिंग से कहा, मास्टर, क्या ये ग्रीन सोल पिल बहुत उच्च श्रेणी की है? क्या आप इसे परिष्कृत नहीं कर सकते? ग्रीन सोल पिल एक उच्च श्रेणी की 6ठी श्रेणी की गोली है। मेरे लिए इसे परिष्कृत करना कैसे संभव है जब मैं केवल 5वीं श्रेणी का कीमियागर हूँ? हालांकि मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। हालांकि मैं 1 या 2 6ठी श्रेणी के कीमियागरों को जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं उनसे इसे परिष्कृत करने के लिए कह सकता हूँ। एल्डर हुओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसे एक गोली के रूप में परिष्कृत करना बहुत जोखिम भरा है
वास्तव में मुझे लगता है कि आपको बस ग्रीन सोल फ्रूट का उपयोग करना चाहिए, हालांकि इसका प्रभाव थोड़ा खराब है। एल्डर हुओ को अपने बारे में सोचते हुए देखकर जियाओ मिंग बेहद भावुक हो गया। ये सोचकर कि एल्डर हुओ लंबे समय से 5वीं श्रेणी के किमियागर में फंसा हुआ था, जियाओ मिंग ने कहा, मास्टर, आप इस ग्रीन सोल फ्रूट का उपयोग क्यों नहीं करते? मेरा मानना है कि इस औषधीय जड़ी बूटी के साथ आप बहुत जल्दी 6ठी श्रेणी में भी पहुंच सकते हैं। ग्रीन सोल फ्रूट के बिना वह बाद में नालन परिवार से 7 ग्राम ग्रीन स्पिरिट लार प्राप्त कर सकता था। वैसे भी उसके पास पहले से ही स्वर्गीय ज्वाला थी और कहा जा सकता था कि वह आसानी से नालन जी को जहर को शुद्ध करने में मदद कर सकता था, इसलिए कहा जा सकता है कि 7 ग्राम ग्रीन आध्यात्मिक लार पहले से ही उसकी जेब में थी। एल्डर हुओ दंग रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियो मिंग ऐसा कहेगा। कीमियागर स्तर और आत्मा शक्ति के बीच एक संबंध था, और वह इतने सालों से 5वें स्तर पर अटका हुआ था क्योंकि उसका अपना क्षेत्र एक अड़चन में पहुंच गया था और वह मूल रूप से केवल धीरे धीरे खेती करके ही सुधार कर सकता था। इस जड़ी बूटी के साथ उसकी आत्मा शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत बेहतर हो जाएगी और 6ठे स्तर पर कदम वास्तव में तब तक कोने के आसपास ही होगा। हालांकि जियो मिंग के प्रस्ताव के लिए एल्डर हुओ ने इनकार कर दिया। उसने संतोष के साथ अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और कहा, एक शिष्य के पास एक पुत्रवत हृदय होने से मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि यदि आप अभी अपने आत्मा क्षेत्र को उच्च स्तर तक बढ़ा सकते हैं तो आपके भविष्य के लिए लाभ अनंत है। इस औषधीय जड़ी बूटी को अपने स्वयं के उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए। मुझे इस बूढ़े व्यक्ति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब से मेरी बात सुनो और भविष्य में इतनी मूर्खता मत करो। एल्डर हुओ ने दृढ़ता से मना कर दिया। जियो मिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने फिर से बोलने से इनकार कर दिया। वह एल्डर हुओ के चरित्र को जानता था और चूंकि वह पहले ही बोल चुका था और मना कर चुका था, इसलिए वह चाहे जो भी कहे उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसे भूल जाओ, मैं नालन परिवार के 7 क्रमों की हरी आत्मा लार को बाद में मास्टर को दे दूंगा, जियो मिंग ने खुद से सोचा। तो आप इसे ग्रीन सोल पिल के रूप में परिष्कृत करना चाहते हैं? एल्डर हुओ को जियो मिंग के इरादे पता नहीं थे। उन्होंने बस जियो मिंग से विनम्रता से पूछा, जो चुप रहा। यह भूल जाओ, ये बहुत जोखिम भरा है। मैं इसे सीधे ले लूंगा। ग्रीन सोल फ्रूट के औषधीय गुण इतने बुरे नहीं होने चाहिए। भले ही ईश्वर पूर्णता के दायरे तक न पहुंच सके, ये बहुत बुरा नहीं है। वैसे गुरु, ये ग्रीन सोल पिल रेसिपी, क्या आप इसे मुझे सिखा सकते हैं? होश में आते हुए जियाओ मिंग ने जवाब दिया। जियाओ मिंग को देखकर जो उस पर मुस्कुरा रहा था, एल्डर हुओ ने उसे गुस्से से देखा। तुम जब भी गोली की रेसिपी देखो तो उसे लेना चाहते हो, जल्दी या बाद में तुम मेरे ताबूत को भी खाली कर दोगे। ये कहते हुए एल्डर हुओ ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में स्टोरेज रिंग से एक प्राचीन गोली की रेसिपी निकाली और उसे जियाओ मिंग को सौंप दिया। मैं बस सिम्युलेटर द्वारा अधिक उच्च स्तरीय गोलियां प्राप्त करने में सक्षम होने की संभावना को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जियाओ मिंग ने गोली की रेसिपी ली, लेकिन शब्दों को जोर से नहीं कहा कि उसका पुनर्जन्म हुआ था और सिम्युलेटर उसके सबसे बड़े रहस्य थे और वह किसी को नहीं बताएगा। उसने ग्रीन सोल फ्रूट और गोली की रेसिपी को एक साथ अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। जियो मिंग एल्डर हुओ के साथ बातचीत करता रहा। केवल 1 घंटे के बाद जियो मिंग उठकर चला गया।